हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रमेय 6.5। तो ये प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे से समझना। इसका कथन ये है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इस प्रमेय में हम मान लेते हैं कि ये हैं वो दो त्रिभुज। इन्होंने कहा है ना कि एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज, यानी इसमें दो त्रिभुज होंगे। पहली बात समझ में आ गई ना? इसमें कितने त्रिभुज होंगे? दो त्रिभुज। अब हम क्या कर लेते हैं कि जो पहला त्रिभुज है इसे हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे ABC। इसके बाद जो दूसरा त्रिभुज है इसे भी हम नाम दे देते हैं, जैसे DEF। ठीक है। अब हम सवाल को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, यानी कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज का एक कोण कोण A मान लेते हैं, तो ये हो गया कोण A। क्लियर है? अब दूसरे त्रिभुज का कोण D मान लेते हैं कि ये दोनों हमें पहले से बराबर दिए हैं। कोण A कोण D के बराबर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप समझना है ताकि पूरा प्रमेय अच्छे से समझ में आ सके। तो हमें क्या दिया गया है? एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF। तो हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज, पहला त्रिभुज बताओ कौन सा है? ABC। तथा दूसरा त्रिभुज बताओ। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज DEF। ये दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। प्रश्न के अनुसार हमने कहा कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी ये हमें दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि हमने एक त्रिभुज का एक कोण माना है A और दूसरे त्रिभुज का कोण माना है D। तो हम लिखेंगे कि कोण A का मान जो है वो बराबर है कोण D के। ये सवाल में हमें दिया है, बराबर हो लिखा है ना। तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी इन दोनों को अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं वो कैसी हों? समानुपाती हों। तो ये भी हमें दिया गया है। ठीक है। और तो के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सिद्ध करना है, तो उस पे हम बाद में आएंगे। पहले तथा के बाद पढ़ लेते हैं कि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं। तो बताओ, कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं? तो आप कहोगे सर कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजा, ये देखो, एक AB है और दूसरी AC है, क्योंकि इसी पे कोण बना हुआ है। तो कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन कौन सी हो गई? AB और AC। अब कोण D को अंतर्गत करने वाली भुजाएं बताओ। कोण D को अंतर्गत करने वाली भुजाएं होंगी DE और DF। होंगी कि नहीं होंगी? तो इन्होंने कहा है कि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कैसी हों? समानुपाती। ये खास वर्ड है यहाँ पे, समानुपाती। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि AB की संगत भुजा क्या है? बताओ जल्दी। DE। और AC की संगत भुजा क्या है? DF। तो इनको बटे में करो, तो चलो कर देते हैं। तो AB के बटे में, तो यहाँ पे लिखेंगे, और हमें जो चीज दी गई है कि कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजा है AB, और उसके बटे में दूसरे त्रिभुज में कोण D को अंतर्गत करने वाली भुजा क्या हो जाएगी? DE, जो AB के संगत है। तो AB के बटे में क्या आएगा? DE। बीच में लगेगा बराबर। अब कोण A को इस तरफ अंतर्गत करने वाली भुजा क्या है? AC। तो AC के बटे में क्या आएगा? DF। यहां पे आपको लिख देना है DF।
तो हो गया ना समानुपातिक। समान अनुपातिक, समानुपातिक का मतलब क्या होता है? समान अनु। तो समान मतलब जितना मान इस अनुपात का आएगा उतना ही मान इस अनुपात का आएगा, इसलिए तो बीच में बराबर लगा है। क्लियर है ना? तो ये इतनी चीज हमें दी गई है, बोलो इतनी समझ में आ गई? तो अब जो हमें सिद्ध करना है वो तो के बाद लिखा है। तो के बाद क्या लिखा है? दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि कौन कौन से त्रिभुज? ए बी सी और डी ई एफ समरूप होते हैं। तो हम हेडिंग लगा देंगे कि सिद्ध करना है। तो हमने हेडिंग लगा दी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो त्रिभुज, यहाँ पे लिख लेते हैं कि तो जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज का ये चिन्ह बना लेना और लिख देना जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है, समरूप का ये चिन्ह है, और किसके? डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए अब हम उपपत्ति करेंगे और रचना करेंगे। तो हम हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले रचना। अब रचना क्या करनी है? तो देखो हम रचना करेंगे कि ये ए बी सी छोटा त्रिभुज है और डी ई एफ बड़ा है, ये तो हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी के बराबर लंबाई का एक यहाँ पे रेखाखंड काटेंगे। यहाँ पे जितनी ए बी है उतनी ही ये डी, और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, मान लो पी नाम दे दिया। तो जितनी ए बी है उतनी ही डी पी है। और उसी तरीके से ए सी लंबाई का जो है एक रेखाखंड डी एफ भुजा पे काट देंगे। ये डी एफ भुजा है ना, इस पे काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? डी, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसे क्यू। अब पी और क्यू को मिला देते हैं, ये मिला दिया। तो ये चीज हमें लिखनी है। तो हम दो रचनाएं किए हैं। पहली रचना हमने क्या की है कि ए बी बराबर डी पी, तो लिखेंगे कि ए बी के बराबर डी पी तथा ए सी के बराबर डी क्यू काटा। तो लिखेंगे ए सी बराबर डी क्यू और फिर लिख देंगे काटा। दूसरी रचना हमने क्या की है बताओ? दूसरी रचना हमने ये की है कि P को Q से मिलाया, यही करा है ना। तो लिखेंगे P को Q से मिलाया। बताओ इतना कर लोगे, इतनी रचना हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, काटा और मिलाया। अब इससे क्या हुआ? एक नया त्रिभुज बन गया डी पी क्यू। बना कि नहीं? ये त्रिभुज, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा। ये देखो डी पी क्यू। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और करते हैं उपपत्ति। तो हेडिंग डाल देंगे उपपत्ति, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है ना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ। तो उसके लिए हमने ये रचना करी है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे और क्या होगा। ये जो त्रिभुज ए बी सी है ना, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना ए बी सी और डी पी क्यू, हम सबसे पहले सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। उससे क्या होगा? जब ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, कौन कौन से? ए बी सी और डी पी क्यू, तो समरूप तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि हर सर्वांग सम आकृति समरूप भी होती है। तो उससे क्या होगा? उससे हमें दो चीजें पता चलेंगी। पहली कि हम ए बी के बटे में डी पी लिख पाएंगे, और उसी तरीके से बाकी चीजें भी हम करेंगे। लिखो क्रम अनुसार मैं आपको बताता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक त्रिभुज लेना है ए बी सी और उसके साथ में ये नया बनाया त्रिभुज डी पी क्यू। ठीक है, सबका रीजन फिर पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? त्रिभुज लेना है कौन सा? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और उसके साथ में तथा दूसरा त्रिभुज लेना है त्रिभुज डी पी क्यू में। ये दोनों त्रिभुज साथ में लेंगे और दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तो हो जाएगा सर्वांग सम। देखो कैसे होगा, क्योंकि ये देखो ए बी छोटे त्रिभुज में, यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज में ए बी भुजा और डी पी क्यू त्रिभुज में डी पी भुजा, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि रचना से हमने करा है। तो हम लिखेंगे
कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, डी पी के। कैसे कह सकते हैं हम, तो आंसर है रचना से, क्योंकि हमने खुद बराबर बनाई हुई है, बराबर काटा हुआ है इसको, तो रचना से। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि जो AC है उसके पहले ये कोण देख लो। ये एक भुजा लिखने के बाद बीच में कोण बताना है। ये कोण और ये कोण बराबर है, ये तो हमें दिया गया है ना। तो हम लिखेंगे कि कोण A बराबर है कोण D के, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है और हमने लिखा भी है ये, कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है। आप देखो ये लिखा है ना, कोण A कोण D के बराबर है, ये दिया गया था हमें, है ना। तो हमने वो भी लिख लिया। तीसरा स्टेप क्या है कि जो ये AC दिख रही है ना, ये किसके बराबर है, DQ के बराबर है। तो हमने लिखा कि जो AC है वो किसके बराबर है, DQ के बराबर है। और ये क्या है, ये भाई साहब क्या है, दिया गया है ना, रचना से है, ये रचना से। अब हमें एक बात समझ आ गई कि जो AB है, फिर उसके बाद ये कोण है, और उसके बाद ये AC है, ये DP है, उसके बाद ये कोण है, और फिर DQ है। तो 3 समानताएं हैं इनमें, इसलिए 3 समानताएं जब हैं तो ये भुजा कोण भुजा, ये सर्वांग समता का नियम है कि एक भुजा एक कोण उसी के बाद वाला और उसी से संबंधित भुजा, यानी एक भुजा और भुजा जहां पे जा रही है दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है, तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम ही होंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज DPQ के। कौन सा नियम है बताओ, भुजा कोण भुजा, तो यहां पे हम लिख देंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। सर्वांग समता से उससे क्या होगा, जब ये सर्वांग सम है तो समरूप भी होंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज DPQ के। क्योंकि हम लिख सकते हैं कि जो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं वो समरूप भी होती हैं। जो आकृतियां कैसी होती हैं, सर्वांग सम, यानी एक सर्वांग सम का मतलब होता है बिल्कुल बराबर। अगर एक के ऊपर एक रख दें तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लें, उसे बोलते हैं सर्वांग सम। तो जो आकृतियां सर्वांग सम है ना, सर्वांग सम होती हैं तो वो समरूप तो होंगी, क्योंकि एक जैसे तो दिखेंगी। सर्वांग सम होती हैं वो समरूप भी होती हैं, समरूप भी होती हैं। ये चीज आपको लिख लेना है एग्जामिनर के लिए। इससे अब ये जो है इसे हम समीकरण 1 बना देंगे कि हमने ये सिद्ध किया है कि त्रिभुज ABC और DPQ दोनों क्या है, समरूप है। अब आपको ये जो DPQ दिख रहा है ना और DEF, इसमें समरूपता हासिल करनी है। तो उसके लिए हमें थोड़ा एक जो दिया गया है इसकी हेल्प लेनी होगी। ये जो दिया गया था ना, AB बटे DE बराबर AC बटे, यानी कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन कौन सी थी, AB और AC, ये समान अनुपात में। तो ये हम लिखेंगे कि दिया गया था, क्या दिया गया था बताओ, कि AB बटे DP है ना, तो यही तो AB बटे DE लिखा गया था। जो दिया है वही हमने लिख लिया, AB बटे DE बराबर है किसके, AC बटे DF। क्योंकि पहले ये था ना कि जो कोण बन रहे हैं ना, दिख रहा है ना, ये कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी कि कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजा AB थी, और कोण D को अंतर्गत करने वाली भुजा क्या थी, DE थी, और DF थी। तो AC के बटे में आएगा DF। ये रचना तो बाद में हुई है, तो AC के बटे में क्या हो जाएगा, DF आ जाएगा। इस तरीके से हमने लिखा, ये समझ में आ गया।
लेकिन हमें आगे जाके ये भी हमने देखा कि जो ए बी है उसका मान डी क्यू के बराबर है, क्योंकि हमने रचना से ए बी और डी क्यू बराबर काटा था। तो हमने ए बी की जगह पे डी क्यू लिख लिया, ये डी क्यू लिख लिया, और बटे डी ई ज्यों का त्यों बराबर ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद बताओ। ए सी के बराबर हमने क्या काटा था, डी क्यू काटा था, तो हमने यहाँ पे ए सी की जगह पे ए बी की जगह पे हमें डी पी लिखना था यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा डी क्यू, और बटे में क्या है, बटे में ए सी की जगह पे हमने डी क्यू लिखा, लेकिन बटे में तो डी एफ है। ये चीज करना है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये चीज पता चलेगी कि डीपी बटे डी, देखो डीपी बटे डी दिख रहा है, और डी क्यू बटे डी एफ, ये किस चीज की निशानी है, ये तो थेल्स प्रमेय है कि ये भुजा बटे ये पूरी भुजा, ये हमने उदाहरण 1 में सिद्ध किया है। तो डीपी बटे डीई अगर हो और डी क्यू बटे डी एफ हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये पी क्यू जो है वो ई एफ के समांतर होगी। और एक दूसरा केस और है, उसमें भी पी क्यू ई एफ के समांतर हो जाएगी। कैसे, अगर डी पी बटे पीई हो और डी क्यू बटे क्यू एफ हो तो भी पी क्यू ई एफ के समांतर होगी, दोनों ही थेल्स प्रमेय है। तो फिर से समझ लो, डी क्यू, ये देखो सबसे पहले ये डी पी लिखा है, जैसे कि आपको पता है कि ये डी पी है, तो डी पी के बटे में क्या है, पूरा डी ई, यानी छोटी भुजा, और उसके बटे में ये पूरी बड़ी भुजा। उसी तरीके से डी क्यू छोटी भुजा और ये पूरी भुजा डी एफ, अगर ऐसा हो तो थेल्स प्रमेय लगेगा कि ये जो पी क्यू है ना ये ई एफ के समांतर होगी। तो लिखेंगे तब जो पी क्यू है वो समांतर है किसके, ई एफ के। कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम है ये। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा है तो वो उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका उल्टा भी सही है कि अगर समान अनुपात में विभाजित है तो ये इसके समांतर होगी। इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखो, जैसे ही ये साबित हो जाता है कि पी क्यू ई एफ के समांतर है तो इसका मतलब कि ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि समांतर है कि तो संगत कोण हो जाएंगे, और ये कोण इसके बराबर होगा। तो लिख लेंगे, तो जैसे ही ये पी क्यू समांतर ई एफ साबित हो गया है तो कोण पी जो है वो कोण ई के बराबर है ना। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं, और कोण क्यू जो है वो किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है। इसको हम समीकरण 3 बना देते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इसमें ए बी सी त्रिभुज में और डी पी क्यू में सर्वांग समता और समरूपता दोनों हासिल की है। अब हम क्या करेंगे, छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में समरूपता हासिल कर लेंगे। तो हम लेंगे अब त्रिभुज दोनों को, त्रिभुज अब एक ही त्रिभुज में होगा सब कुछ, बड़े त्रिभुज में ही ये छोटा त्रिभुज है। तो त्रिभुज डी पी क्यू और साथ में डी ई एफ ले लेते हैं। तो त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले क्यों नहीं लिया, ये क्यों किया, इसका क्या फायदा हुआ। देखो, अगर हम डायरेक्ट ले लेते डी पी क्यू और डी ई एफ तो ये हो जाता कि ये कोण इसके बराबर नहीं लिख पाते आप, क्योंकि क्या सबूत है कि ये इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो ये तो तभी हो सकता है ना कि जब पी क्यू समांतर ई एफ सिद्ध कर दो, फिर लेना है ये त्रिभुज। तो पी क्यू समांतर ई एफ सिद्ध करने के लिए हमने ये देखा कि हमें जो दिया गया था हमने उसी से ए बी को डी क्यू रिप्लेस किया और ए बी को डी पी रिप्लेस किया और ए सी को डी क्यू किया। उससे एक थेल्स प्रमेय का जोड़ा बन गया और जिससे पी क्यू ई एफ के समांतर हो गया, तो जिससे कोण पी कोण ई के बराबर हो गया। छोटे त्रिभुज का कोण पी बड़े त्रिभुज के कोण ई के बराबर हो गया, छोटे त्रिभुज का कोण क्यू बड़े त्रिभुज के कोण एफ के बराबर हो गया। इससे क्या हुआ, इससे अब हम दोनों त्रिभुज लेंगे तो इन दोनों के कोण बराबर कर सकते हैं। ये है, इसलिए हम क्रम से करेंगे। तो डी पी क्यू और डी ई एफ में
सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोण डी जो है वो दोनों में है। एक तो ये है, नहीं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोण पी कोण ई की बराबर है। तो कोण पी बराबर है कोण ई के, समीकरण 2 से है ये, तो लिख देंगे समीकरण 2 से, है ना। और छोटे त्रिभुज का जो कोण Q है और बड़े त्रिभुज का कोण F है ये भी बराबर है, तो लिखेंगे कोण Q बराबर है कोण F के। ये भी समीकरण 3 से लिखा है हमने, समीकरण 3 से। जब दो कोण आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि तीसरा तो होगा ही, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। तो इसलिए त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 4। और ये समरूप क्यों हुए हैं? कोण कोण समरूपता से। तो यहां पे आप लिख भी सकते हो कि कोण कोण समरूपता से, ठीक है, कोण कोण समरूपता से। जब ये समरूप है तो अब हमने देखा कि भाई साहब जो DPQ है वो तो बड़ा कलाकार है। DPQ ABC के भी समरूप है और DPQ DEF के भी समरूप है। आप देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में DPQ जो है वो ABC के भी समरूप है, और समीकरण 4 में देखो तो DPQ DEF के भी समरूप है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से। हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 4 से। समीकरण 1 व 4 से क्या हुआ कि DPQ जो है, देखो समीकरण 1 व 4 का मतलब ये है कि समीकरण 1 में हमने ये सिद्ध किया है कि ये जो DPQ है वो ABC के समांतर है। समझना इस बात को, मैं रफ पेपर पे आपको थोड़ा बताता हूं कि जो DPQ है वो समरूप किसके है? ABC के, ABC के मैं लिख लिया, ठीक है। ये है अपना समीकरण 1। समीकरण 1 में तो यही सिद्ध किया, लेकिन जो समीकरण 4 है उसमें हमने क्या सिद्ध कर लिया कि जो त्रिभुज DPQ है वो किसके समरूप है? बड़े त्रिभुज DEF के। तो त्रिभुज DEF के, ये समीकरण अपना 4 है ना। तो इसका मतलब है कि जब ये DPQ बराबर ही है तो ये ABC क्यों ना समरूप हो सकता है DEF के, क्योंकि समीकरण 1 व 4 कह रहा है। तो अब हम समीकरण 1 व 4 से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, और यही तो हमें सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था? सिद्ध। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। ये था अपना प्रमेय 6.5। तो उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। बाकी आप 1-2 बार करेंगे तो आपको हर चीज का रीजन भी पता चलने लगेगा कि ऐसा ही क्यों किया, और आप धीरे धीरे गणित में इंटेलिजेंट हो जाओगे। बाकी आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, आप जल्दी से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले आप ये लिखिए, इसके बाद यहाँ पे लिखिए, इसके बाद और इसके बाद यहाँ पे, और थोड़ा सा ये भी, ठीक है। बाकी के वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट लगी है, तो आप क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।